हेलो एवरीवन, दिस इज मनीषा मरवाहा और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में। तो आज जो है हमारी फोर्थ क्लास है, ठीक है, जिसमें हम कुछ नया सीखने वाले हैं। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे फैक्टर्स जिसके ऊपर जो है हमारी रेजिस्टेंस मैटर करती है, ठीक है। फैक्टर्स जिसके ऊपर हमारी जो रेजिस्टेंस है डिपेंड करती है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। उसको पढ़ने से पहले थोड़ी सी हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं मेरे बारे में। अनअकैडमी के जो कुछ नई अपडेट्स आई हैं उनको आज हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहली बात, तो जिन्होंने जो प्रीवियस लेक्चर्स नहीं लगा रखे, पुरानी क्लासेस नहीं लगा रखी, अगर आप पहली बार आज ये वीडियो देख रहे हो तो देन आई विल रिकमेंड कि आप पिछले लेक्चर जरूर देखना, नहीं तो आपको जो आज वाली बातें आप इतनी अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो चलो पहले बात करते हैं हु आई एम। माय नेम इज मनीषा मरवाहा एंड आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर। आई एम ए यूट्यूबर एंड आई एम योर मेंटोर। देन माय एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज आई एम एमबीए। मैंने बीएससी नॉन मेडिकल कर रखा है। सो नाउ कमिंग टू अनअकैडमी। अनअकैडमी पे क्या कुछ चीजें जो न्यू फीचर्स हैं वो मैं आपको थोड़े बहुत बता देती हूँ। जैसे कि आप डाउट्स पूछ सकते हो, आपको किसी भी तरह का डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, तो यू कैन आस्क हियर ऑन अनअकैडमी। देन आप जितने डाउट्स चाहे आप उतने डाउट्स पूछ सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है कि नहीं एक ही पूछना है, दो ही पूछने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो है हर डाउट का आंसर देने की पूरी कोशिश करी जाती है, प्रॉपर टाइम टू टाइम आपको जो है आपके डाउट सॉल्व करे जाते हैं। फिर बात करते हैं कि आपको डाउट कैसे पूछने को रहता है। तो देखो पहला तो जो आपका स्टेप 1 क्या रहता है कि जो भी आपका डाउट है, ठीक है, उसको आपको जो आपकी प्रोफाइल है अनअकैडमी ऐप पे, आपको वहां पे नीचे दिख जाएगा आस्क डाउट का ऑप्शन। आपको वहां पे आके डाउट जो है पूछ लेना है। देन यहाँ पर जब आप देखोगे तो आपके पास एक रहेगा कि आपके पास पिक्चर है या फिर आपको गैलरी में से क्लिक करना है। उसके बाद आपको सीधा पेपर उठा के उसकी फोटो नहीं डालने का, ओके। आपको प्रॉपर वे से उसकी जो फोटो है, जो क्वेश्चन है, आपको उसको क्रॉप करना है, ओके। देन उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट में आप डाउट पूछना चाह रहे हो उस सब्जेक्ट में जाके आप जो है डाउट डालोगे और आपको जो आंसर है आ जाएगा कुछ ही टाइम के बाद में। तो आई होप कि इतनी बातें जो है आपको क्लियर होंगी कि डाउट कैसे पूछना है, क्या सीन है, कैसे डाउट क्लियर करना है। अब बात करते हैं अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में, ठीक है। ये प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज में जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, आप घर से बैठ के आप जो अपनी लाइव ऑनलाइन क्लासेस लगा सकते हैं। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, स्कूल में आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते, तो यहाँ पर जो आपके डाउट्स है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से क्लियर होते हैं। देन उसके बाद आपको आ जाता है अनलिमिटेड एक्सेस टू एवरी कोर्स, ठीक है। जितने कोर्सेज हैं वहाँ पे आपको अनलिमिटेड एक्सेस, टॉप एजुकेटर्स मिल जाते हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन रहता है, जितने डाउट्स हो उतने डाउट्स पूछिए। देन उसके बाद आपको मेंटोरशिप मिल जाती है, स्टडी मटेरियल मिल जाता है, प्रैक्टिस पेपर, बहुत सारी चीज़ें जो आपको इसमें मिल जाती हैं। तो ये किस में है? ये प्लस कोर्सेज में है। और प्लस कोर्सेज के ये कुछ चार्जेस रहते हैं। और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, जो कि हर बच्चा लेना ही चाहेगा, अगर आप परचेज करना चाहते हो, देन यू कैन यूज दिस कोड एंड यू विल गेट सम डिस्काउंट ऑन ईच एंड एवरी कोर्स। फिर बात करते हैं, तब तक सारे के सारे जो बच्चे हैं ज्वाइन कर लीजिए, थोड़ी सी हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम अपना जो है शुरुआत करने वाले हैं आज के नए टॉपिक के बारे में। एंड आई होप कि आपने जो पिछले वाली चीज़ें हैं वो रिवाइज करी होंगी। जो मेरे पुराने वाले स्टूडेंट्स हैं जो पहले से लेक्चर लगा रहे थे और जो आज पहली बार लगाने वाले हैं, उनको मैं एडवाइस करती हूँ कि आप पिछले लेक्चर्स जरूर देख कर आना। सेशन जो है मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड आई होप कि आप लोगों में भी जो एनर्जी है वो पूरी बेकरार होगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि लो लो नहीं रहना, पूरी एनर्जी बनाए रखनी है। हम बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। फिर आते हैं हमारे पास अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अब प्लस में क्या है, यहाँ पर जो आपको और पर्सनल गाइडेंस हो जाती है पिछले वाले से, प्लस से ज़्यादा जो आपको यहाँ पे मिलती है दैट इज आइकॉनिक में, ठीक है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपके पास जो है और बहुत ज़्यादा एक पर्सनल एक्सपीरियंस आ जाता है टीचर्स का, आपको एक और पर्सनल वो फील होता है, ठीक है। देन यहाँ पर आपको क्या है, वन ऑन वन टीचर से आपको गाइडेंस मिल जाती है। उसके बाद लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, वीकली रिपोर्ट्स मिलती है, स्टडी प्लानर मिलता है, कैसे पढ़ना है,
पेरेंट्स के साथ आपकी डिस्कशन रहती है कि आपका स्टूडेंट, आपका बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स जो कि आइकॉनिक के थे। इसी तरह के ये है आइकॉनिक के प्राइजेस। इफ़ यू वांट टू परचेज यू कैन गो फॉर देम, एंड इफ़ यू वांट टू हैव डिस्काउंट तो आपको जो है इतने % डिस्काउंट मिल जाएगा इफ़ यू अप्लाई दिस कोड। ओके, नाउ अब बात करते हैं कुछ नई बातों के बारे में, जैसे कि अगर आप जो है CBSE सब्सक्रिप्शन लेते हो, ओके, तो फिर अगर आप वो 12 मंथ के लिए परचेज करते हो तो आपको उसमें 2 मंथ्स का फ्री मिलता है। इसी तरह से अगर आप जो है उसके साथ आपको 3 मंथ्स क्रिएटिव कॉर्नर भी मिलता है, और यंग कोडर जो है पूरी लाइफ टाइम आपको मिलता है। इसी तरह से अगर आप 18 मंथ्स का लेते हो तो आपको 3 मंथ्स फ्री, 3 मंथ्स ये वाला मिलता है। तो जो भी अगर आपको लेना है तो उसमें आपको जो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। और ये जो ऑफर है ये वैलिड है 23 मई तक, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ओनली टिल 23 मई। उसके बाद आपको जो है अगर आप ये लेना चाहते हैं तो फिर आपको जो ऑफर है वैलिड नहीं रहेगा। ये बात कर लेते हैं कॉम्बैट के बारे में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर स्टूडेंट यहाँ पे जो है अपेयर करेगा ही करेगा। प्री रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, और अगर आप टॉप 3 में आते हैं, बेसिकली व्हाट इज दिस, इट इज अ टाइप ऑफ टेस्ट, स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट है, ठीक है, और अगर आप टॉप 3 स्टूडेंट्स में आते हैं तो आपको जो है फ्री जो है 1 ईयर का प्लस सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। और ये कॉम्बैट कब होना है, ये होगा 23 मई को होगा, क्लास 9 का होगा 12 PM को, और जो क्लास 10 का होगा वो होगा 11 AM को, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है रजिस्टर करवाना पड़ेगा और एब्सोल्युटली फ्री होता है, तो एवरी स्टूडेंट मस्ट गो फॉर इट। अब आ जाते हैं हमारी पढ़ाई पे, ठीक है, बेसिकली हमें क्या पढ़ना है। तो भाई एनर्जी बन रखी है ना तुम लोगों की पूरी। हाउ इज द जोश, जोश कैसा है, जोश तुम्हारा बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि अब हम पढ़ने लगे हैं अपना टॉपिक। तो टॉपिक तो था हमारा रेजिस्टिविटी के बारे में, राइट, कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन ये क्या खोला हुआ है, ये तो ओम्स लॉ दिख रहा है हमें। तो व्हाट इज दिस ओम्स लॉ एंड ऑल दिस थिंग। तो बेसिकली ये क्या है, ये है वो टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है, पिछली क्लास में हमने ये चीजें डिस्कस करी थी। थोड़ा सा इसको रिकैप कर लेते हैं फिर हम आगे चलेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ किस पे डिपेंड करता है। यहाँ पर हमने देखा था, समझी थी एक बात, कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिपेंड करता है करंट पे डायरेक्टली, ठीक है, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, करंट है, ये बात हमने समझी थी। फिर हमने देखा था उसको जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो बेसिकली ओम्स लॉ क्या था, V इक्वल्स टू आई आर। इतनी बात हमने जो थी समझी थी, और ये भी हमने समझा था जब V इंक्रीज करेगा, V इंक्रीज करेगा तो I भी इंक्रीज करेगा, V नीचे जाएगा तो I भी नीचे जाएगा, ठीक है। फिर हमने एक तो था इसका पढ़ी थी, डेफिनेशन समझी थी, टेक्निकल लैंग्वेज में कौन सी किस किस पे डिपेंड करती है। देन हमने समझा था रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की। रेजिस्टेंस क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जो रेजिस्ट करता है, किसको रेजिस्ट करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, करंट को आगे नहीं चलने देता, उसको रोकता है, जिसकी यूनिट क्या थी, ओम थी, ठीक है। फिर हमने समझा था 1 ओम क्या होता है, और इसकी डेफिनेशन को हमने जो था लर्न करा था। इतनी बातें आई होप क्लियर थी हमें। अब इसको थोड़ा सा हमने जो रिकैप कर लिया है, अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे। रिकैप इसीलिए किया था कि आपको जो चीजें आप कनेक्ट कर पाओ। अब जो हमारा मेन टॉपिक क्या है, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। तो किन फैक्टर्स पे जो हमारी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स में हमारी जो है डिपेंड करती है। चलो बताओ किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, क्या किसी को पता है। अगर किसी को पता है तो वो कमेंट में लिख सकता है, ठीक है, और अगर नहीं पता देन आई एम गोइंग टू टेल यू, ओके। तो रेजिस्टेंस जो है हमारी डिपेंड करती है, पहली बात तो वो डिपेंड करती है हमारी लेंथ, ठीक है, कंडक्टर की क्या लेंथ है उस पर डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, मतलब कि जिसमें से हमारा जो करंट पास करेगा, ठीक है, जो हमारी वायर होगी जिसमें से हमारा जो करंट पास करेगा उसकी लेंथ पे जो है रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। अगर हमारी लेंथ जो है ज़्यादा रहेगी, अगर जो हमारी L है वो ज़्यादा रहेगा, तो जाहिर सी बात है
जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एंड तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, उनको जो है ज्यादा टाइम लगेगा एंड तक पहुंचने में, जिसकी वजह से जो रेजिस्टेंस है वो आर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो हमारे रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो जितना ज्यादा लेंथ बड़ी होगी उतने ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स वो आपस में टकराएंगे, जितना ज्यादा टकराएंगे उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, जिसकी वजह से जो है उनको एंड तक जो पहुंचने के लिए मतलब जो कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन्स को पास होने में ही इतना टाइम लग जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा है करंट भी धीरे धीरे फ्लो करेगा। मतलब कि अगर आपकी लेंथ ज्यादा है तो आपकी जो रेजिस्टेंस है वो भी ज्यादा है। वहीं पे अगर मैं कहूँ कि अगर आपकी लेंथ जो है छोटी सी है, ठीक है, तो सी लेंथ है कंडक्टर की, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जल्दी से पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो कम है, रेजिस्टेंस कम होगी तो जल्दी से पहुंच जाएंगे। तो ये तो था पहला फैक्टर कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर अगर हमारी लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, अगर हमारी लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी हमारी कम होगी। तो ये थी पहली बात। अब बात करते हैं दूसरी, व्हाट इज सेकंड वन। अब जो है हमारा और किस पे डिपेंड करता है, हमारी जो है रेजिस्टेंस और किस पे डिपेंड करती है। ये तो थी लेंथ की बात। अगर हम बात कर रहे हैं कंडक्टर की, अब कंडक्टर में और क्या होता है, एरिया होता है ना, एरिया होता है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये वर्ड सुना है, व्हाट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये बताया क्या किसी को क्या होता है, सोचो ये क्या होता है। ये बहुत कॉमन सी चीज है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने बहुत बार ये देखा है, लेकिन शायद आज आपने सुना पहली बार होगा। तो देखो ये होता क्या है, जैसे कोई वायर होती है, कुछ भी होता है, ठीक है, तो आपको पता है उसका एक सर्कल पार्ट, मतलब जो आगे वाला पार्ट होता है जहां से वो ओपन होता है, तो ऐसे सर्कल जैसे दिखते हैं ना। अगर आप इस चीज से रिलेट कर पा रहे हो तो मुझे एक बार यस लिख दो कि यस हमें समझ आ गई बातें, हम रिलेट कर पा रहे हैं। अपने हैंड वाली इमोजी भेज दो कि हाँ हमें ये बात समझ आ रही है कि जो हमारा जो वायर होती है तो उसके आगे से वो होता है ना, उसको ओपन पार्ट वैसे गोल में ही होता है, सर्कल में। अच्छा अच्छा, इसको और रिलेट करके मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो आपने पाइप देखी होगी, ठीक है, पाइप तो देखी है ना पाइप। तो पाइप का जो ओपन कैसा होता है, वैसे मुंह होता है, उसको ओपन ऐसे होता है, तो वही बात है। तो जो ये ओपन वाला ये मुंह होता है, जो ये सर्कल वाला पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब कि इसका कितना एरिया है जहां से वो चीज जो है पास कर रही है, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इतनी बात समझ लगी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या था, क्रॉस, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब इस पे कैसे डिपेंड करता है जो हमारी रेजिस्टेंस है। देखो सिंपल सी बात है, अगर जो एरिया है ये बड़ा होगा, अगर जो ये एरिया है ये बड़ा होगा, ठीक है, मतलब कि तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत इजीली पास कर जाएंगे, ठीक है ना। अगर हमारे पास एरिया बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली पास कर लेंगे, लेकिन अगर हमारे पास एरिया छोटा है तो इलेक्ट्रॉन्स इजी पास नहीं करेंगे। फिर से समझते हैं इस बात को। मेरे को पता है आप लोगों को डाउट आया होगा, इसमें कुछ समझ नहीं लगे होंगे, कुछ कुछ बातें इसमें टिपिकल है। तो देखो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास ऐसे एक वायर है, ठीक है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है बड़ा, ठीक है, और एक वायर हम ऐसे ले लेते हैं जिसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो छोटा सा है, मतलब कि वो पतली सी भी है और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी छोटा है। अब जो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारा रश हो गया, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो एकदम इतने मच रखे हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो ज्यादा है लेकिन जो जगह है वो कम है, जिसकी वजह से क्या होगा, अब जो है करंट इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनको जगह नहीं मिलेगी, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, कोलिजन्स होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, करंट जो है इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा। और अगर इजीली फ्लो नहीं करेगा मतलब रेजिस्टेंस जो है ज्यादा होगी, क्योंकि जो एरिया है वो क्या है, वो है एरिया हमारा है स्मॉल। बट यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, ऊपर जो फर्स्ट वाले केस में हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारा एरिया है ज्यादा है। अब अगर एरिया ज्यादा होगा मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स में अगर आपस में रश भी हो रखा है तो भी वो बहुत आराम से, क्योंकि जगह बहुत ज्यादा है, स्पेस बहुत ज्यादा है, वो आसपास से निकल जाएंगे विदाउट एनी कोलिजन। और जब जगह बहुत ज्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स है जो जल्दी पास होंगे तो मतलब जो हमारा करंट है वो भी इजिली फ्लो कर सकता है। इतनी बात समझ में आ गई क्या, ये मुझे एक बार यस लिख के बता दो, यस हमें इतनी बात समझ में आ गई है। हाँ, जो हमारी हैंड थम्स अप वाली है, हैंड्स वाली इमोजी भेज दो कि यस हमें इतनी बात समझ में लग चुकी है। ओके, कि करंट क्यों फ्लो करता है वहां से और क्यों नहीं फ्लो करता। तो यहाँ से हम जो है एक सिंपल सा एक
क्या कंक्लूड करते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। मतलब कि अगर हमारा एरिया जो है ज्यादा होगा तो जो रेजिस्टेंस है कम होगी। मतलब कि अगर हमारा एरिया जो यहाँ पे था एरिया ज्यादा था, रेजिस्टेंस कम थी, जो करंट था वो इजीली फ्लो कर रहा था क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स में टक्कर नहीं हो रही थी, इलेक्ट्रॉन्स में कोलिजन नहीं हो रही थी। लेकिन अगर हमारा जो एरिया है वो कम होगा, मतलब कि स्मॉल वाला आ गया पार्ट, ठीक है, एरिया कम होगा तो इलेक्ट्रॉन्स में कोलिजन होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो पास नहीं कर पाएंगे, ना ही जिसकी वजह से करंट फ्लो होगा, जिसके कारण क्या होगा, जो हमारी रेजिस्टेंस है वो ज्यादा हो जाएगी। आई होप कि जो ये वाला सेकंड पॉइंट है ये भी क्लियर हो गया होगा कि एरिया ऑफ कंडक्टर पे कैसे जो आपकी रेजिस्टेंस है डिपेंड करती है। इतनी बात क्लियर। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल पे कैसे डिपेंड करती है। अब देखो सिंपल सी बात है ना, क्या हो क्या रहा है, नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। अब देखो कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, पहले तो हमने उसके देखी उसकी लेंथ क्या थी, ठीक है, फिर हमने उसका देखा एरिया, लेंथ होगी, एरिया हो गया। अब और किससे बना होता है कंडक्टर? मटेरियल। किस मटेरियल से बना होता है? सिल्वर से बना है, कॉपर से बना है, जिंक से बना है, आयरन से बना है। किस मटेरियल से बना है वो चीज पे डिपेंड करता है कि अब जो रेजिस्टेंस है वो कितनी ज्यादा रहेगी या फिर कम रहेगी। तो अब जो है नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। अब जो नेचर ऑफ मटेरियल की अगर हम बात करें तो वहां पे एक वर्ड आता है रेजिस्टिविटी, क्योंकि जो नेचर है मटेरियल का वो डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल पे। अब ये रेजिस्टिविटी क्या है, नया वर्ड आया है हमारे पास। तो पहली बात तो बस देखो, अब जैसा आपका नेचर होगा मटेरियल का वैसी ही आपकी जो है रेजिस्टेंस रहेगी। अगर आपके पास जैसे कि सपोज कॉपर है, तो कॉपर की देखो हमारे घर में जो वायर्स होती है वो किसकी बनी होती है? कॉपर की होती है। क्यों होती है कॉपर की? क्योंकि जो उसमें रेजिस्टेंस है वो कम होती है, और अगर रेजिस्टेंस कम होगी तभी तो करंट फ्लो करेगा। अगर मैं आपके घर में वायर्स जो है उसको प्लास्टिक के लगा दे, कोई ऐसे मटेरियल के लगा दे जिसकी जो रेजिस्टेंस है वो है ही, जिसमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, तो उसमें करंट ही नहीं फ्लो करेगा। करंट ही नहीं फ्लो करेगा तो घर में भाई बिजली कैसे आएगी? और बिजली नहीं आएगी तो तुम पढ़ोगे कैसे? ठीक है, समझ गए ना बात। तो जो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। तो अब जो हमने बातें समझी हैं इसको थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में समझ लेते हैं, क्योंकि पेपर में तो हमने यही लिख कर आनी है ना अपनी लैंग्वेज, कि भाई ये कहना क्या चाहता है, ये क्या बातें जो है ये कहना चाह रहे थे। मेरे को लगता है कि जो कंसेप्ट है वो अब आपको समझ लग गया होगा कि कंसेप्ट क्या था, कि हमारा जो आर है वो किस किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। और उतनी बात क्लियर है तो अब देखो इस पे इसको समझते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। तो जो हमारा नेचर है मटेरियल का उस पर डिपेंड करता है, जो मैंने अभी आपको बताया। जो सम मटेरियल्स हैं वो क्रिएट लेस हिंड्रेंस, हेंस आर कॉल्ड ए गुड कंडक्टर। अब हिंड्रेंस क्या होता है? क्रिएट लीस्ट हिंड्रेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिंड्रेंस? हिंड्रेंस क्या होता है? सोचो क्या होता है हिंड्रेंस? हिंड्रेंस होता है वही कोलिजन, ठीक है, कोलिजन होगी जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपस में टक्कर करेंगे, कोलाइड करेंगे, जिसकी वजह से है हिंड्रेंस क्रिएट होगी, जिसके कारण बेसिकली वो रश मच जाएगा और वो नहीं चल पाएंगे। तो लीस्ट हिंड्रेंस का क्या मतलब है कि वो कोलिजन ही नहीं होगी, तो जिसकी वजह से वो रश नहीं मचेगा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ हिंड्रेंस। तो कहता है कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि कम हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, जिनको कारण जो है उनमें से इजीली फ्लो कर देता है करंट, और उनको हम कहते हैं गुड कंडक्टर। उसमें से एक एग्जांपल उसने दी है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हमें पता है सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाइल सम अदर मटेरियल जो कि बहुत ही ज्यादा ये रेजिस्टेंस, ये हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा रोकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को आगे जाने में, उन मटेरियल्स को कहते हैं बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, दे आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स। और बैड कंडक्टर्स में की जो सबसे अच्छी एग्जांपल होती है, दे आर कॉल्ड इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर और बैड कंडक्टर, ठीक है। फॉर एग्जांपल हार्ड प्लास्टिक, वुड ले लो, ठीक है, दीज ऑल आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी। अगर इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो पहला वाला पॉइंट था, ठीक है, कि जो है मटेरियल पे डिपेंड करती है। सेकेंड वाला पॉइंट क्या था? लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करती है।
उस पर कैसे डिपेंड करती है वो हमने देखा था। रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर है, मतलब कि जो हमारा जैसे जैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी वैसे वैसे जो है जो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी, जैसे जैसे जो कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज होगी, जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा टाइम लगेगा, जितनी कम लेंथ उतना ज्यादा जो है कम टाइम लगेगा करंट को फ्लो करने में। फिर था हमारे पास एंड में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो कि है इनवर्सली प्रोपोर्शन करती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, जिसका मतलब क्या था, जो आर है वो हमारा कम होगा अगर जो हमारा एरिया है वो बहुत ज्यादा है, जो कि बात अभी हमने पीछे समझी है। ठीक है, तो जिसके कारण अब उन्होंने देखो एक और लाइन लिखी है, दिस इज द कॉज दैट जो थिक कॉपर वायर है वो लेस रेजिस्टेंस देती है एज कंपेयर टू जो थिन कॉपर वायर्स होती है। ओके, तो क्योंकि जो थिक वायर्स होती है उसमें जो करंट है वो जल्दी निकल जाता है, क्योंकि जो उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा था, जो आर है वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। इतनी बात हमें जो है समझ लग चुकी है। तो अब जो है अब हम इसका जो है फॉर्मूला देख लेते हैं, बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या बनता है। तो देखो पहले रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखते हैं। तो देखो आर जो था हमारा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, फिर हमने कहा आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये हमारे पास दो चीजें बनी, ठीक है। अब इन दोनों को मिला के हम क्या बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1 दिस इज 2, इनको कंबाइन करेंगे हमारे पास क्या बनेगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। अब हमें पता है कि हम जो है ये साइन हटाते हैं बीच में से, ठीक है, इसको हटाएंगे तो हमारे पास एक है कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट आएगा उसको हम क्या कहेंगे, आर इक्वल्स टू आ गया। अब जो कांस्टेंट लगेगा वो ऐसा दिखता है कुछ, और इसको हम कहते हैं, कांस्टेंट को हम कहते हैं, ये जो कांस्टेंट है ना, ये जो हमारा आया है इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ओके, और इसको हम जो है इस सिंबल को हम कहते हैं रो। इस सिंबल को जो प्रोनाउंस करते हैं रो, और जो इसका नाम होता है वो होता है रेजिस्टिविटी। और इस किसको हटाकर आया जी, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को हमने हटाया है तब आया है। तो अब जो हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ गया, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब यहाँ पे हमें समझ लगता है कि जो रेजिस्टेंस है वो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, और जो ये हमारा आया है रो इस पे डिपेंड करता है। बेसिकली ये रो क्या है, ये रो वही है जो नेचर ऑफ मटेरियल वाली अभी हमने बात समझी है ना, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली नेचर ऑफ मटेरियल जो है वो रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करती है, और उसी रेजिस्टिविटी को हमने जो है इससे शो कर दिया है। तो मेरे को लगता है इतनी बात हमें जो है समझ लग चुकी होगी। अगर इतनी बात में लग चुकी है, इतनी बात क्लियर होगी है, ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना। अगर कोई दिक्कत भी आ रही होगी तो कमेंट में करके बता देना, हम जो अगले क्लास में इसको जरूर डिस्कस करेंगे। बट उसके लिए आपको जो है कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए कमेंट जरूर करना, तभी मुझे समझ लगेगा कि आपको बातें जो है समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इतनी चीज तो मेरे को लगता है अब समझ आ गई होगी कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है। और एक बात और मैं आपको बताती हूँ कि जो ये रो होता है, ये जो रो होता है इसकी यूनिट क्या होती है, बताओ इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रो। एसआई यूनिट क्या होती है रो की, मुझे बताओ। अगर किसी को पता है तो वो कमेंट में लिख देना, नहीं तो मैं अब तो आपको बताती हूँ। बेसिकली इसकी यूनिट निकालना कैसे है, पहले हम वो देखते हैं इसकी यूनिट निकालना कैसे है। तो देखो ये इसका फॉर्मूला था, ये रो था, ये हमारा एल अपॉन ए था, ठीक है। तो हमें पता है रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, ठीक है। रो का रो वैसे ही रह जाएगा क्योंकि हमें इसकी यूनिट निकालनी है। लेंथ की हमें पता है यूनिट किस में होती है, लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, ठीक है। ए को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, ठीक है। ए क्या होता है हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, तो वो किस में होती है, मीटर इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से जो हमारा एम से एम कट जाएगा, मतलब कि हमारे पास क्या बचा, रो इक्वल्स टू ये इसके कट गया अपॉन एक एम बचा, ठीक है, यही चीज बची। अब हमें क्या है, वैल्यू किसके निकालनी है, इसकी निकालनी है, रो की निकालनी है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रो इक्वल्स टू, क्योंकि जो ये है ये हमारे इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई होके,
तो मतलब हमारे पास क्या आई, जो रेजिस्टिविटी की हमारी यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू ओम मीटर। व्हाट इज इट? ओम्स मीटर। तो ये बात जो है हमें क्लियर होगी। तो अब जो रेजिस्टिविटी की कुछ चीजें जो मेरे को आपको बतानी है, जो हमारी रेजिस्टिविटी है वो डिपेंड नहीं करती, किस पे डिपेंड नहीं करती, लेंथ पे भी डिपेंड नहीं करती, ना ही वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। जो मटेरियल है अगर उसका हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, ठीक है, या फिर अगर हम उसका टेम्परेचर कम कर देंगे, सिर्फ उसी से जो है हमारी रेजिस्टिविटी बदलती है। क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं या फिर कम करते हैं, जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इधर उधर घूमने शुरू हो जाएंगे, एकदम रैंडम डायरेक्शन में बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड से मूव करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, या तो उनमें जो कोलिजन है बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, या तो जो उनमें कोलिजन है बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी। डिपेंड करता है कि हम उनका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं या फिर डिक्रीज कर रहे हैं, जिसके कारण जो हमारा करंट है वो तेज से फ्लो होगा, या तो इजीली फ्लो होगा, या तो फिर उसको और टाइम लगेगा और स्लोली फ्लो होगा। तो ये बात समझ में लगी कि जो हमारा रेजिस्टिविटी है वो ना ही लेंथ पे डिपेंड करता है, ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, वो सिर्फ डिपेंड करता है हमारा टेम्परेचर पे। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, जो अलॉयज है, अब जैसे कि आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया कि जो मेटल्स होती हैं उनमें से जो है करंट सबसे इजीली फ्लो करता है। हमने इतनी बात समझी ना, कि जो मेटल्स हैं उनमें से करंट इजीली फ्लो करते हैं। तो हमें पता है मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि जो उनकी रेजिस्टिविटी है वो बहुत ज्यादा कम होती है, यही मतलब हुआ। मतलब जो उनके करंट को अपोज करने में उनमें कम होता है। और जो इंसुलेटर्स हैं वो हमारे सबसे ज्यादा बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उनमें जो करंट है बिल्कुल भी फ्लो नहीं करता। तो वही बात, अब एलॉयज क्या होते हैं, व्हाट आर द एलॉयज? ये तो हमने पहली बार वर्ड सुना होगा, अलॉय क्या होता है। तो देखो, जब मेटल्स को, जब वन या फिर वन से ज्यादा, ठीक है, जब एक या एक से ज्यादा मेटल्स को, सॉरी, जब दो या दो से ज्यादा मेटल्स को कंबाइन कर दिया जाता है, तो हमारे पास जो मिक्सचर बन के आता है उसको हम कहते हैं अलॉय। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो आपके घर में ज्यादातर चीजें हैं, फॉर एग्जांपल जो आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, ठीक है, चाहे वो आपकी जो जिसमें आप कॉफी बनाते हो, कॉफी मेकर होता है ना जो इलेक्ट्रॉनिक होता है, टी मेकर होता है, सैंडविच मेकर है, प्रेस है आपके घर में, आयरन मशीन है, ये सब किसकी बन रखी होती है? ये बन रखी होती है अलॉयज की। अलॉयज की क्यों बन रखी होती है? क्योंकि जो अलॉय होता है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता। जब भी मतलब हाई टेम्परेचर होता है, ऐसा नहीं है कि वो जल ही जाएगा, नहीं जलते वो, ठीक है। इसीलिए जो आपके घर में जो इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? लॉय की बन रखी होती हैं। और जो कॉपर और एल्यूमिनियम क्या है, ये जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बिकॉज जो उनकी रेजिस्टिविटी होती है बहुत ज्यादा कम होती है। तो ये बातें आई होप समझ लग गई होंगी। अगर समझ लग गई हैं तो एक बार मुझे यस और नो करके जवाब दे दो कि हाँ हमें समझ लग चुकी हैं। ठीक है, देखो, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और मुझे लगता है कि बहुत हम अच्छी तरह से चल रहे हैं, डीप डीप में समझ के चल रहे हैं, हर पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि दी कंसेप्ट नहीं समझ आया। तो कंसेप्ट क्लियर है तो एक बार मुझे कमेंट में लिख दो कि यस समझ में आ गया, थम्स अप भेज दो कि समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ओके, फिर हम बात करेंगे रेजिस्टिविटी। अभी तो हमने जो है पीछे कंसेप्ट समझा, अब हम इसको डेफिनेशन में देख लेते हैं कि भाई डेफिनेशन कैसे लिखनी है। पेपर में तो आपको डेफिनेशन लिख कर आनी पड़ेगी। तो देखो, डेफिनेशन की बात करें तो ज्यादा तो नहीं हो रहा ना, किसी को ये तो नहीं लग रहा कि भाई ऊपर से ज्यादा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। थोड़ा सा टॉपिक है ऐसा सा, लेकिन हाँ इतना भी टफ नहीं है, इजी सा ही है। हाँ, तो देखो, आप जो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या है उसको समझ लो। ये वही फॉर्मूला है जो अभी हमने निकाला था रेजिस्टेंस वाला। हमने लिखा था ना R इक्वल्स टू रो अपॉन एल अपॉन ए। तो वहीं से हमने जो है रो को हमने इधर कर दिया और R उधर चला गया। बेसिकली रो आ गया इधर आपका, और R चला गया आपका इधर, मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन लेंथ। समझे ये बात, ये कैसी चीज बनी? ये इसी फॉर्मूला को हमने जो है रो को इधर रख लिया, ये ए जो था हमारा मल्टीप्लाई करके ऊपर चला गया, और एल जो था नीचे आ गया, वहीं से हमारा जो है ये फॉर्मूला बन गया। तो ये है हमारा फॉर्मूला, और ये इसकी आगे टेक्निकल डेफिनेशन कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होती है। वो होती है जब किसी सब्सटेंस में 1 यूनिट लेंथ के और 1 यूनिट जब क्रॉस सेक्शन हो, ठीक है,
और उसमें जब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस उसको मिले, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। इतनी बात क्लियर। और इसकी जो एसआई यूनिट क्या है वो भी हमने समझी पीछे, ओम्स मीटर होती है। और ये आ गया इसका फॉर्मूला। अगर आपको ये डेफिनेशन 1 मार्क्स में आ सकती है या फिर 2 मार्क्स में भी आ जाती है कि पता हो रेजिस्टिविटी क्या होती है, तो आप उसको एक्सप्लेन कर देना, एसआई यूनिट बता देना, साथ में ऐसे फॉर्मूला लिखाएंगे। तो ये बातें क्लियर होगी। उसके बाद ये वही बात है जो भी हमने पीछे समझी कि जो रेजिस्टिविटी है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। उसमें से कुछ बातें जो आपकी बुक में लिख रखी है, मैंने वही पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं कि जो मटेरियल है अगर उसकी रेंज 10 रेज़ टू पावर -8 ओम से लेकर 10 रेज़ टू पावर -6 ओम मीटर है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेरी गुड कंडक्टर कहते हैं। तो बेसिकली ये क्या पॉइंट है, ये पॉइंट मैंने इसलिए इंक्लूड करा है कि आप इसको चीज को याद रखना, क्योंकि ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जो गुड कंडक्टर्स है उसकी जो रेजिस्टिविटी है उसकी रेंज क्या होती है, तो आपको ये याद होना चाहिए क्या होती है। ठीक है, इसी तरह से उसने बताया है कि जो सिल्वर है उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो इसकी इक्वल होती है, एंड जो कॉपर है उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो इस चीज के इक्वल होती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि सिल्वर की कितनी रेजिस्टिविटी होती है, कॉपर की कितनी रेजिस्टिविटी होती है। ये आपको जो है एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, क्योंकि जो ये चीजें है ना ये एनसीईआरटी में मेंशन है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, इसी तरह से एंड में मैंने एक और आपको एग्जांपल दी है, जो रबर है और जो ग्लास है वो बहुत ही बढ़िया क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, इंसुलेटर होते हैं। यहाँ से हमारे पास एक और एमसीक्यू वाला क्वेश्चन आता है कि जो इंसुलेटर है उनकी रेजिस्टिविटी क्या रहती है। ये इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी होती है जो कि क्या होती है, 10⁻⁻12 ओम टू 10⁻⁸ ओम। ठीक है, और जो रेजिस्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ये बात भी हमने बहुत बढ़िया तरीके से समझ ली है। तो अगर आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो इस चीज का। ठीक है, मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है सो दैट यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब इतनी बातें जो है समझ लग चुकी है। तो देखो आज का जो टॉपिक है बस यहीं पे खत्म होता है। अब कल समझेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ जो रजिस्टर है वो पैरेलल में लगते हैं, सीरीज में लगते हैं, क्यों लगते हैं। तो आज की जो बात है, आज की जो क्लासेस को यहीं पे खत्म करते हैं। एंड जो आपको बातें हैं वो समझ आ चुकी होंगी कि कैसे करना है कैसे नहीं करनी चीजें। तो टेक केयर, ध्यान रखो, और पिछली क्लास का पढ़ के आते रहना ताकि जो चीजें आपको क्लियर रहें। टिल देन टाटा बाय बाय।